मेरा नाम किरण है। शादी से पहले मैं बहुत गरीब परिवार में रहने वाली लड़की थी और बड़ी मुश्किल से हमारा गुजर बसर होता था। हर पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स को भी मेरी शादी करने की बहुत जल्दी थी। मैं अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। फिर एक जगह से मेरे लिए रिश्ता आया था। जहाँ से मेरा रिश्ता आया था वो लोग गांव में रहते थे। वो गांव हमारे एरिया से बहुत दूर था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरे माता पिता मेरी शादी धूमधाम से करना चाहते थे, इसलिए मेरी शादी में देर कर रहे थे। अब गरीब लोगों के पास जितना होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, लेकिन मेरे माता पिता के शौक़ तो बहुत ही ऊंचे थे। मैं चाहती थी कि मेरी शादी मेरी उम्र ढलने से पहले ही हो जाए, लेकिन मेरे माता पिता चाहते थे कि हमारे बेटे की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन तब हो जब हमारे पास बहुत सारा रुपया पैसा हो। रुपया पैसा तो पहले भी नहीं था, पैसों का बंदोबस्त तो कहीं से हो ही नहीं रहा था। फिर मेरे रिश्तेदारों ने मेरे माता पिता से कहा, आप पैसों के भरोसे रहोगे तो बेटी की उम्र निकल जाएगी। जो उसके भाग्य में होगा वह तो होना ही है, इसलिए पैसों की ज़्यादा फिक्र ना करो, लगे हाथों उसकी शादी कर दो। जब मेरे लिए गांव से रिश्ता आया तो मैं उस गांव में शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद भी गांव में ही रहती थी और गांव के माहौल से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। मेरी चाहत थी कि मेरी शादी शहर में हो, शहर के किसी पढ़े लिखे लड़के से हो, लेकिन शायद मेरे भाग्य में गांव ही लिखा हुआ था। मेरे घर वालों ने कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी अपनी बहुत सारी भैंसें हैं और दूध बेचने का बिजनेस है। बस इसी तरह से मेरी शादी हो गई। जब मैं अपने ससुराल आई तो मैंने देखा कि इस घर में सच में बहुत सारी भैंसें पली हुई थी, जिनका ख्याल मेरे ससुर रखते थे। और हमारे घर में ही बैठक में एक दुकान बनी हुई थी, जिसमें भैंसों का प्योर दूध, दही, पनीर और देसी घी मिलता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं हमेशा पनीर की तरह तरह से डिशें बनाकर खाती थी। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद था और हर तरह का मुझे खाना पकाना आता था। दूध की खीर भी मैं कई तरह की बना लिया करती थी। मैंने सोचा चलो दूध तो घर का ही है, मुझे कभी भी कुछ पकाने में दूध का फ़ायदा होगा। और जब मैं इस घर में रहने लगी तो मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरे पति का नाम राम था। राम बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे ससुर बहुत सीधे साधे इंसान थे और कभी मेरी किसी बात में उन्होंने दखल अंदाजी नहीं की थी। लेकिन मेरी सास बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। उन्होंने मेरे साथ शादी के शुरू के दिनों में ही काफ़ी चालाकी दिखाई थी। सबसे बड़ी चालाकी तो उन्होंने यह की थी कि शादी वाले दिन ही सुबह की टाइम पर वो मेरे कमरे में आ गई थी और मुझसे एक सवाल पूछ लिया। मैंने भी उनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया था, लेकिन मुझे उनकी बात पर गुस्सा आ गया था कि मेरी सास मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहने लगी, देखो बहू, ये तो हमारे गांव का रिवाज है, क्योंकि हमें पता लगाना होता है कि लड़की कुंवारी है या नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है कि लड़की कुंवारी नहीं हो तो हमें अपने गांव के हर घर की दुल्हन से शादी के दूसरे दिन यह बात पूछनी होती है, क्योंकि यह हमारे गांव का रिवाज है और ये बात गांव के सारे लोग आपस में डिस्कस करते हैं। और तुम कुंवारी हो तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और खूबसूरत लड़कियों का दिमाग भटकने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। मैं हैरान रह गई थी कि मेरी सास ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही थी। जब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी, मुझे अपनी सास की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैंने उनकी शिकायत रात को ही अपने पति से कर दी थी। मेरे पति ने कहा, पागल, वो तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही थी, यहाँ पर तो ये रस्म है, इस गांव में ऐसा ही होता है। जबकि मुझे नहीं लगता था कि ये ऐसी कोई रस्म होती होगी। ये लोग तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। फिलहाल मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं कुंवारी हूँ। शाम को ही इस बात का सेलिब्रेशन किया जा रहा था और मैं हैरान थी कि इस खुशी की वजह से सारे गांव में मिठाई बांटी गई थी। मेरे ससुर की सेहत बहुत अच्छी थी। मेरे ससुर सुबह सुबह अपना काम शुरू कर देते थे। अक्सर लोग उनकी दुकान से दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें खरीदने के लिए आते थे। कई लोग तो दूध, दही, पनीर, मक्खन, इन सारी चीज़ों का ऑर्डर देकर चले जाते थे। मैंने सुना था कि इस घर का दूध प्योर और शुद्ध होता है। एक आदमी मेरे ससुर को 5 किलो मक्खन बनाने का ऑर्डर देकर गया था और उसने कहा था कि वो कल को आकर 5 किलो मक्खन ले जाएगा। मेरी सास ने घर का बना हुआ 5 किलो मक्खन निकालकर उस आदमी के लिए अलग से रख दिया था।
मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे इसमें से थोड़ा सा मक्खन अलग से निकाल कर दे दो। इतना सारा मक्खन है, इस आदमी को पता नहीं चलेगा अगर हम थोड़ा सा भी निकाल लेंगे तो। मुझे मक्खन खाने में डालना है। मेरी सास ने कहा, नहीं, ये तो ऑर्डर वाला मक्खन है, अच्छा नहीं लगता, हमें ऑर्डर मिला है, ऐसे हम कस्टमर के सामान में से नहीं निकाल सकते। मैंने कहा कि थोड़ा सा मक्खन निकालने में क्या हो जाएगा। मेरे हाथ में एक प्याली थी जो कि बहुत छोटी सी थी। 2-3 चम्मच मक्खन अपनी सास से मैं मांग रही थी। उस प्याली के अंदर 250 ग्राम मक्खन भी नहीं आना था। मैंने कहा कि हम उस आदमी को बता देंगे कि हमने उसके मक्खन में से थोड़ा सा मक्खन निकाल लिया है। 5 किलो मक्खन में से अगर 1-2 चम्मच हम निकाल भी लेंगे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर हम चोरी चुपके तो ये काम नहीं कर रहे हैं। हम उसे बता देंगे, अगर वो चाहे तो थोड़े बहुत पैसे कम कर सकता है। मेरी सास ने कहा कि हम कस्टमर के साथ इस तरह की मनमानी नहीं करते। मैं हैरान रह गई थी कि मेरी सास के कहने का क्या मतलब है कि हम इस तरह की मनमानी नहीं करते। मतलब सारे गलत काम तो यहाँ पर होते हैं। कोई बड़ों का आदर करना नहीं जानता, सब लोग झूठ बोलते हैं। और फिर भी जब मैंने कह दिया कि हम कस्टमर को बता देंगे, फिर भी मेरी सास ने मुझे मक्खन नहीं लेने दिया था। एक दिन मैं और मेरे पति कमरे में बैठे हुए थे। रात का टाइम हो रहा था जब अचानक से ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मेरे पति मुझसे बात कर रहे थे। मैंने अपने पति से कहा कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, लेकिन मेरे पति ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे फिर से यह आवाज़ आई और पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गई थी कि आवाज़ हमारे घर में से ही आ रही है और यह किसी औरत की चीखने की आवाज़ है। तो मेरे पति कहने लगे कि किसी भी औरत की आवाज़ नहीं है, घर के सारे लोग इस टाइम पर सो रहे हैं, ये तुम्हारा वहम है और इस घर में माँ के अलावा कोई औरत भी नहीं है। परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दिमाग पर तो ना जाने क्या कुछ सवार रहता है। मैंने कहा कि मुझे तो अभी तक आवाज़ आ रही है। मेरा पति आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर रहा था और हर रोज़ रात को मुझे इसी तरह के चीखने की आवाज़ आती थी। मैं रोज़ अपने पति को बताती कि आज मुझे फिर से आवाज़ आ रही है, तो वो मुझे इनकार कर देते थे कि मुझे किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही, तुम्हारा वहम है। ये बात कहकर वो बात को ख़त्म कर दिया करते थे। कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने टीवी पर एक हॉरर मूवी लगाई। रात को हम कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो मूवी देख रहे थे। उस मूवी के अंदर कुछ ऐसा था कि रात होते ही हीरो अजीब सा हैवान बन जाता था। वो अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। मैं और मेरे पति इस फिल्म को बड़ी गौर से देख रहे थे। फिर मेरे पति ने मेरी तरफ गौर से देखा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें डर लग रहा है? मैंने कहा कि हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये देखो क्या हो रहा है। हीरो अपनी पत्नी के साथ कितना गलत कर रहा है, हैवान बनकर उस पर जुल्म कर रहा है। जबकि मूवी के स्टार्टिंग में तो दिखाया गया था कि हीरो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और रात होते ही उसके अंदर ना जाने किसकी आत्मा आ जाती है। मेरा पति कहने लगा कि ऐसा कुछ भी अगर तुम्हारे साथ हुआ तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा कि आपका मतलब क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने हंसकर कहा कि आप भी इस तरह के हैवान बन जाओगे। उन्होंने कहा, इस तरह से तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि किसी दिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए और मैं इसी तरह तुम्हारे पीछे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूं। तो मैंने कहा कि इस तरह के हालात मैं कभी आने ही नहीं दूंगी। आपको भला मुझ पर गुस्सा क्यों आएगा? मैं कभी आपको गुस्सा नहीं होने दूंगी। मेरा पति सीरियस था और मैं इस बात को मजाक में टाल रही थी। मैंने कहा कि अगर आप कभी इस तरह से हैवान बन भी गए तो फिर जाहिर सी बात है मुझे तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा कि घर में थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ है, मुझे चाय बनानी है। बात सुनकर मेरी सास चौंक पड़ी थी। कहने लगी, ये कौन सा टाइम है चाय पकाने का? मैंने कहा, शाम का टाइम है और नॉर्मल सी बात है, शाम के टाइम पर तो किसी का भी चाय पीने का मन कर सकता है। मैं शाम को चाय पिया करती थी और सुबह को दूध पीती थी। मेरी सास कहने लगी, नहीं, हमारे पास दूध नहीं है, हम सारा दूध दोपहर तक ही बेच देते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसलिए दूध का एक एक कतरा बेच कर तो हमारे घर का गुजारा हो रहा है। मैंने सोचा कि भला यह क्या बात हुई।
नॉर्मल इंसान के घर में भी इतना दूध होता है कि वो शाम को या रात को चाय बना सके, और यहाँ तो मैं दूध वालों के घर में आ गई थी, लेकिन यहाँ मुझे दूध एक बूंद भी नहीं मिल रहा था। मेरे मायके में कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, लेकिन मैं सुबह को दूध पीती थी, और मेरे घर पर शाम को और रात के टाइम पर पाबंदी से रोज़ चाय बनती थी, क्योंकि हम सब लोग बहुत शौक से चाय पिया करते थे। मैंने अपनी चाय वाली आदत को सोच लिया था कि अब यहाँ पर ख़त्म करना ही होगा। मैं उदास होकर अपने कमरे में चली गई थी और बैठी हुई थी। मेरे पति कमरे में आए और कहने लगे, क्या बात है, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगने लगी हो। मैंने कहा कि मैं इसलिए कमज़ोर हो रही हूँ क्योंकि ना चाय मिल रही है और ना ही सुबह को दूध मिल रहा है। मैं कमज़ोर तो हो चुकी हूँ और धीरे धीरे और ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊँगी। मेरे पति कहने लगे, क्यों, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो। मैंने कहा, मैं अपने घर में रोज़ाना सुबह को पेट भरकर दूध पिया करती थी, और यहाँ पर मुझे पीने के लिए एक बूंद भी दूध नहीं मिल रहा। तो क्या फ़ायदा हुआ मुझे आप लोगों के घर में शादी करके। जिस चीज़ का घर में कारोबार होता है उस चीज़ को बाहर से नहीं ख़रीदा जाता। लेकिन अब आप एक काम करो, मुझे बाहर से आधा किलो दूध ला कर दो, जिससे मैं अपने लिए और आपके लिए चाय बना लूँ, क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चाय की तलब लग रही है। ये सुनकर मेरे पति का मूड अजीब सा हो गया था। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर माँ को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगी, क्योंकि हमारे घर पर सिर्फ सुबह में ही चाय बनती है। बाहर से अगर दूध लेकर आऊँगा तो पैसे खर्च हो जाएंगे। मैंने कहा कि दूध के लिए मुझसे पैसे ले लो, क्या परेशानी है आपको। मेरे पति ने कहा कि नहीं, ऐसी बात पर माँ गुस्सा करती है, उनको पता चल जाएगा। मैंने कहा, मैं उनको कुछ पता नहीं चलने दूंगी। उन्होंने कहा कि तुम किचन में जाकर चाय बनाओगी तो माँ तुम्हें देख लेंगी। मैंने कहा कि जिस टाइम पर वो बिज़ी होंगी उस टाइम में चाय बना लूँगी, उनका ध्यान मुझ पर नहीं होगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे पति ने कहा कि जो काम पॉसिबल नहीं है उसे करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कोई काम भी मत करो जिससे घर में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा पैदा हो। मैं तो परेशान हो गई थी। मेरी तो चाय पीने की आदत थी। अगर मैं चाय नहीं पीती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी, और जब तक मैं सुबह को गिलास भर के दूध नहीं पी लेती थी मेरा पेट नहीं भरता था। लेकिन यहाँ तो मुझे सुबह को सिर्फ एक कप चाय मिल रही थी, ना शाम को चाय और ना रात को चाय। अगर कोई मेहमान भी आता तो ये लोग उसे शरबत बनाकर पिलाया करते थे। सर्दियों के मौसम में भी इन लोगों ने मेहमानों को शरबत बनाकर ही पिलाया था, जबकि सर्दियों में तो लोग कॉफ़ी या चाय पिलाते हैं। मेरे सर में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इधर मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही थी, क्योंकि इस घर में ना तो पनीर था और ना ही देसी घी जैसी कोई चीज़ मौजूद थी। जिस तरह का इनका कारोबार था, ऐसी कोई भी चीज़ घर के मेंबर को नहीं दी जाती थी। मैं अपने मायके में रहती थी तो मक्खन बड़े शौक से खाती थी। मक्खन महंगा होने के बावजूद भी मेरे पिता मेरी पसंद के मुताबिक ज़रूर लेकर आते थे, क्योंकि मुझे खाने में मक्खन बहुत पसंद था। देसी घी के पराठे और दूध की बनी हुई खीर, ये सब मैं बड़ी शौक से खाती थी। तभी तो मैं इतनी ज़्यादा सुंदर और सेहतमंद थी। मेरे पति ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि दूध से बनी हुई चीज़ खाकर ही तुम्हारी सेहत बनेगी। अगर तुम चाहो तो फल फ्रूट या फिर खाना भी तो पेट भर के खा सकती हो। जब तुम माँ बनोगी तो भी तुम्हें फ्रूट्स की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, दूध से बनी हुई चीज़ों की नहीं। इसलिए अभी से इन चीज़ों को छोड़कर फ्रूट और फ्रूट से बनी हुई जूस की आदत डाल लो। इसलिए चाय पीने की आदत को ख़त्म करो और घर के कामों पर ध्यान दो। मैं खामोश हो गई थी, और जैसा इस घर में मुझे खाने को मिलता था वही खामोशी से खा लिया करती थी। जब मैं अपने मायके गई तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे बड़ा वाला कप भर के चाय बना दो, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनकर माँ भी हैरान रह गई थी। कहने लगी कि ससुराल में तुम्हें चाय नहीं मिलती क्या, जो यहाँ पर बड़ा वाला कप भर के चाय मांग रही हो। और तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो रही हो, क्या तुम्हें वहाँ पर ढंग से खाना नहीं मिलता। तुम दूध वालों के घर गई हो, क्या तुम्हें वहाँ पर दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता। अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब देती। मैंने अपने भाई को पैसे दिए और उसे कहा कि मुझे 1 किलो मक्खन, आधा किलो देसी घी और आधा किलो दूध ला कर दे दो। मैं इन सब चीज़ों को बड़ी सेफ्टी के साथ अपने कमरे की फ्रिज में रख दूंगी। अपनी सास से यह बात छुपाऊंगी, क्योंकि मेरा तो मक्खन और देसी घी खाए बिना गुजारा नहीं होता था। मैं खूबसूरत होने के साथ साथ अंदर से बहुत ज़्यादा ताकतवर थी,
क्योंकि मेरे पिता ने शुरू से ही मुझे ऐसी चीज़ें खिलाई थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मुझे हर चीज़ ला कर देते थे। और मेरे खान पान में उन्होंने कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो ससुराल जाकर मैं अपनी सेहत पर ध्यान देना क्यों बंद कर दूँ? ससुराल में इतना ज़्यादा काम होता है, अगर मेरे अंदर कमज़ोरी आ गई तो मैं आगे चलकर बच्चे कैसे पैदा करूँगी? फिर मेरे अंदर ताकत कहाँ से आएगी? तभी अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सुबह सुबह के टाइम ही शोर की आवाज़ आई। जब मैं उठी तो मेरे पति मेरी सास को अपनी बाइक पर बिठाकर मेरे पति उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे। मैं हैरान रह गई थी कि मेरी सास को क्या हो गया कि अचानक उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मैं दरवाजे पर गई तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम पिताजी के साथ अस्पताल आ जाना, मैं माँ को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। मैं हैरान रह गई थी कि मेरी सास को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है और मेरे ससुर अभी तक सो रहे हैं। अब मुझे भी अस्पताल जाना था क्योंकि मुझे भी अपनी सास की बहुत फिक्र सता रही थी, लेकिन मेरे ससुर थे कि उठ ही नहीं रहे थे। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके बाद जब वो सोकर उठे तो मैंने उन्हें बताया कि माँ जी के साथ ये सब कुछ क्या हो गया। मैं अपनी सास के लिए बहुत परेशान हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो ठीक है, पहले तुम मेरे लिए नाश्ता बना दो, उसके बाद हम अस्पताल चलेंगे। मैंने सोचा कि मेरे ससुर कैसे इंसान हैं, उनकी पत्नी कितनी गंभीर हालत में अस्पताल गई है और उन्हें तो अपनी पत्नी की कोई फिक्र ही नहीं है। उधर मेरी सास की जान पर बनाई थी और इधर मेरे ससुर को नाश्ता करने की पड़ी थी। मैंने नाश्ता बनाया और मेरे ससुर चाय को दोबारा गर्म करवाकर पीते रहे और मोबाइल देखते रहे। कुछ देर तक टीवी पर न्यूज़ देखते रहे। इन्हीं कामों में मेरे ससुर ने लगभग 2 घंटे ख़राब कर दिए थे और फिर मेरी सास और मेरे पति घर वापस आ गए थे। मेरी सास को कोई ज़्यादा गहरी चोट नहीं लगी थी, उनके सर पर चोट लगी थी और वो शायद बेहोश हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरा सर दरवाजे से लग गया था और उनकी गर्दन पर भी चोट थी, लेकिन उनकी गर्दन के निशान मुझे साफ नज़र आ रहे थे। अगर इंसान का सर किसी चीज़ से टकरा जाता है तो यह बात समझ आती है, लेकिन गर्दन तो कभी किसी चीज़ से टकरा नहीं सकती। जब मेरी सास घर में आई तो वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैं कमरे में आई तो मैंने अपने पति से कहा कि क्या हुआ था माँ जी को, उनको इतनी ज़्यादा चोट कैसे लग गई। मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा तो पहले भी काफ़ी बार हो चुका है। वो कहने लगे कि माँ बहुत ज़्यादा लापरवाह है। मैंने सोचा कि मेरे साथ लापरवाह कैसे हो सकती है, उन्हें घर की तो हर चीज़ का हिसाब रहता है कि कौन सी चीज़ कितनी है और कितनी ख़त्म हो चुकी है। भला जो औरत अपने घर की छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान रखती हो वो लापरवाह कैसे हो सकती है। यह दिन गुजर गया और अगले दिन मैंने देखा कि मैं जो अपने मायके से मक्खन, देसी घी और दूध लेकर आई थी वो मैंने अच्छी तरह से फ्रिज में रख दिया था। वो सारा सामान फ्रिज में अब मौजूद नहीं था। फ्रिज में दूध गिरा हुआ पड़ा था। ना जाने किसने दूध की थैली को फ्रिज में ही गिरा दिया था। लेकिन यह सब कुछ कौन कर सकता है। मेरी सास ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें तो नुकसान और फ़ायदे की पड़ी हुई है, ये नहीं पता कि तुम्हारे पिता को इस काम से कितनी तकलीफ़ होती है। यह बात मेरी सास कह रही थी कि अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई, क्योंकि मैं उनकी बातें सुन रही थी और वो अपनी बातें अधूरी छोड़कर वहाँ से चली गई। तभी मेरे पति ने भी मुझे देख लिया और कहने लगे कि तुम हमारी बातें सुन रही हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बस आपको बुलाने के लिए आ रही थी। मेरे पति कहने लगे हाँ बताओ क्या काम है। मैंने कहा रात को बनाने के लिए सब्ज़ी ला कर दे दो। उन्होंने कहा ठीक है ला दूंगा। ये कहकर मेरे पति घर से बाहर चले गए। मेरे पति बहुत परेशान नज़र आ रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सास को इन भैंसों से क्या परेशानी थी, जबकि भैंसों का ध्यान तो मेरे ससुर रखते थे। मेरी सास हर टाइम डरी सहमी सी रहती थी, ना जाने उनके शरीर पर जख्म क्यों होते थे। मेरे ससुर कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, जबकि भैंसों का ख्याल भी इन दिनों मेरी सास ही रख रही थी। मेरी सास की कोई भी हरकत मेरे समझ में नहीं आती थी और मेरे ससुर तो बहुत सीधे साधे इंसान थे। वो किसी मैटर में नहीं बोलते थे। उनका घर की किसी भी कोई बात से मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपने काम में लगे रहते थे। अब शायद कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या बात थी जो वो कमरे से बाहर निकलकर अपना काम नहीं देख रहे थे। मेरे ससुर को घर और दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी और फिर भी मेरी सास कहती थी कि इस घर में जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं
वो सब की सब तुम्हारे ससुर की वजह से आ रही हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर ऐसा क्यों कहती हैं। एक दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने के लिए चली गई। तभी मुझे बराबर वाली छत पर खड़ी हुई एक पड़ोसन मिली, जिसने मुझे पहचान लिया और मेरी सास का नाम लेकर कहने लगी, तुम तो उनकी बहू हो ना, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, इस बात से आपका क्या मतलब है। कुछ लड़कियों की ज़िंदगी शादी के बाद संवर भी जाती है। यह औरत हमारे पड़ोस में रहती थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, तुम्हारी सास मेरी सहेली है। मैंने कहा, आप मेरी सास की सहेली हो तो फिर हमारे घर पर क्यों नहीं आती हैं। मैंने आपको अपनी शादी में देखा था। पड़ोसी होने के नाते आपका हक बनता है कि आपको हमारे घर पर भी आना चाहिए। वो कहने लगी, नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर पर नहीं आ सकते। मैंने कहा, क्यों, आप हमारे घर पर क्यों नहीं आ सकती। उसने कहा, शादी तो तुम्हारी हॉल से हुई थी ना, इसलिए हम तुम्हारी शादी में आ गए थे, लेकिन हम तुम्हारे घर पर नहीं आ सकते। तुम्हारे घर पर इस मोहल्ले की कोई भी औरत नहीं आ सकती, बल्कि तुमने नोट किया होगा कि तुम्हारे घर पर कोई रिश्तेदार भी नहीं आता। मैंने कहा, यह क्या बात हुई भला, हमारे घर में ऐसी भी क्या बात है। उसने कहा, तुम घर में रहती हो, तुम्हें इस घर में रहते हुए कोई अजीब बात पता नहीं चली। मैंने कहा कि हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे बहुत अजीब लगती हैं। ये परिवार बहुत ही अजीब है। इस फैमिली में क्या है, मैं तुम्हें छत से क्या बताऊँ। तुम्हारे घर का एक बहुत बड़ा राज है जो कि मोहल्ले के सारे लोग ही जानते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर शॉर्टकट में बता देती हूँ कि तुम अपने ससुर से बहुत दूर रहना। तुम्हारे ससुर के साथ कोई प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी की आत्मा का साया है। लेकिन एक बात याद रखना कि इन सब की वजह तुम्हारी सास ही है। मैंने कहा कि आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही हो, मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा, बहू तुम अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं बता सकती। भला खुले आसमान के नीचे मैं भूत प्रेत की बातें नहीं करना चाहती। मैं अगर तुम्हें कुछ बताऊंगी तो शायद तुम यकीन भी नहीं करोगी। तुम्हें अगर इस बात का पता लगाना है तो तुम्हें एक काम करना, तुम अपने ससुर की दुकान से थोड़ा सा दूध ले लेना और उसे किसी ऐसी जगह पर रख देना जहाँ पर उस दूध को सब लोग देख सके। उसके बाद तुम्हें खुद भी पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम है। मैं हैरान रह गई और मैंने कहा कि आप मेरे घर पर आओ और मेरे कमरे में बैठकर आप मुझसे सारी बात डिटेल के साथ बता देना। पर उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में नहीं आ सकती और अपने घर में किसी को यह बात मत बताना कि तुमने मुझसे बातचीत की है, नहीं तो तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जब मैं छत से नीचे उतर कर आई तो मेरी सास भैंसों का दूध निकाल रही थी और वो मुझे देखते ही कहने लगी कि छत पर कपड़े फैलाने में इतनी देर क्यों लगा दी। भला इतने भी कपड़े नहीं थे जो तुम्हें इतनी ज़्यादा देर लगा दी। मैंने कहा, माँ जी, वो मैं कुछ देर छत पर ठंडी हवा खाने के लिए बैठ गई थी। मेरी सास कहने लगी, अच्छा ठीक है, अब जल्दी जल्दी खाना बना लो, फिर मुझे चूल्हा चाहिए क्योंकि मुझे देसी घी का ऑर्डर मिला है और मुझे देसी घी निकालना है, बहुत सारा घी निकालना है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने कहा, ये तो अच्छी बात है, मेरी सास घी निकालने में बिज़ी हो जाएगी तो मैं अपने ससुर की दुकान से जाकर थोड़ा सा दूध निकाल कर ले आऊँगी। इसलिए मैंने किचन से एक गिलास निकाला। मैंने उस गिलास को दूध से भरकर एक ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पर वो गिलास मेरी सास को तो नज़र ना आए, लेकिन आते जाते किसी को भी नज़र आ जाए। और उस औरत की बातों के बारे में सोचकर मैं हैरान रहने लगी थी कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी। रात हुई तो मेरे पति ने कहा कि आज वो घर नहीं आएंगे क्योंकि जहाँ पर वो नौकरी करते हैं वहीं पर उनके दोस्त की शादी है और वो रात को लेट होने की वजह से उसके घर पर ही रुक जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो सुबह को आ जाएंगे, शायद सुबह के 6 या 7 बज जाए। मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी जब मेरे कानों में शोर की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले तो ज़ोर से चिल्लाया कोई और उसके बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं जैसे ही आवाज़ को फॉलो करते हुए अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी क्योंकि आवाज़ मेरी सास के कमरे के अंदर से ही आ रही थी। मैं आगे बढ़ती हुई गई और मैंने कान लगाकर सुना तो महसूस हुआ कि मेरी सास बुरी तरह से रो रही थी और किसी से रिक्वेस्ट करके अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। मैं भी डर गई थी कि भला यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने चारों तरफ पलट कर देखा और दरवाजे पर देखा कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया है, लेकिन हम घर के मेन दरवाजे को ताला लगाकर सोते थे और ताला अभी भी लगा हुआ था। मेरी सास ने दरवाजे की चाबी मुझे दे दी थी और कहा था कि तुम ताला खोल देना क्योंकि तुम्हारा पति सुबह 7 बजे तक आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि उस कमरे के अंदर तो सिर्फ मेरी सास और ससुर ही मौजूद थे। फिर से
थोड़ी देर के बाद मेरी सास की चीखने की आवाज़ आने लगी। जाहिर सी बात है अपनी सास की मदद मुझे ही करनी थी, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा उनकी मदद करने के लिए और कोई मौजूद भी तो नहीं था, जबकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने जल्दी से किचन में जाकर चाकू निकाल लिया और एक झटके से जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे ससुर किसी हैवान की तरह हाँफ रहे थे और उनकी शक्लें ऐसी बनी हुई थी जैसे वो मेरी सास को तो क्या मुझे भी जान से मार देंगे। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो इस तरह से घूर कर देखा जैसे वो मुझे मारने वाले हैं। मेरी सास ने कहा कि निकल जाओ यहाँ से, जल्दी से भाग जाओ। मैंने अपने ससुर की तरफ चाकू किया, मगर वो चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़े और फिर डर के मारे मुझे भी भागना पड़ गया। फिर मैं फ़ौरन जाकर अपने कमरे में छुप गई और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। मुझे आज वो बात याद आ गई थी जो मुझे मेरे पति ने कही थी जब हम लोग मूवी देख रहे थे, जब हीरो के अंदर किसी की आत्मा आ गई थी और वो अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहा था। मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस स्टेशन हमारे घर के करीब ही था। जल्दी ही पुलिस हमारे घर पर आ गई थी और मेरे ससुर को पकड़कर ले गई। जैसे ही उन लोगों ने मेरे ससुर को अरेस्ट किया, मेरे ससुर बेहोश हो गए। उसके बाद हमसे बयान लिया गया। मेरा पति भी घर आ गया था और उन्होंने कहा कि तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा पहले कई बार हो चुका है। अब ऐसा करने से हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। मैंने कहा क्या मतलब है आपका, मुझे पूरी बात बताओ। फिर मेरी सास और मेरे पति ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि हम इसी गांव के दूसरे मकान में रहते थे, फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें उस मकान को खाली करना पड़ा और हम लोगों ने इस मकान को खरीद लिया। हम लोग इस मकान में रहने लगे। सुना था कि इस मकान को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इस मकान में पहले किसी दूध वाले आदमी की आत्मा का वास है। उस बेचारे की किस तरह से हत्या हुई थी यह तो कोई नहीं जानता था। पिताजी ये घर देखने के लिए आए थे तो उन्होंने इस घर का दरवाज़ा खोला था। उस आत्मा ने मेरे पिताजी के अंदर प्रवेश कर लिया। उसके बाद मेरे पिताजी ने दूध बेचने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो उस दूध बेचने वाले आदमी की तरह बन गए। मेरे पिताजी पूरी तरह से उस आत्मा के वश में हैं और वही आत्मा रोज़ पिछले 20 साल से मेरे पिताजी को रात के टाइम पर हैवान बना देती है। सुना था कि उस आदमी को उसकी पत्नी ने रात के टाइम पर मार दिया था। जब से उस आदमी की आत्मा मेरे पिताजी के अंदर आई है, तभी से वो आत्मा मेरी माँ पर अपना बदला निकालती है। हर रात मेरे पिताजी माँ को दरिंदों की तरह मारते हैं और मेरी माँ सहन करती है, क्योंकि आत्मा किसी और की है, लेकिन शरीर तो मेरे पिताजी का ही है ना। और हम अपने पिता के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, क्योंकि मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमेशा औरत की इज्जत की है, लेकिन जिस इंसान की आत्मा मेरे पिता के अंदर है, जब से उसकी मौत हुई है तब से ही उसने अपनी पत्नी की इज्जत करना छोड़ दिया, क्योंकि किसी वजह से उसकी पत्नी ने उसे बहुत दर्दनाक मौत दी थी और मेरे पिताजी पूरी तरह से उस दूध वाले आदमी की तरह बन गए। यह बात कि मेरे पिताजी भूत है इसलिए हमारे घर पर कोई नहीं आता है, जबकि दूध सब खरीदते हैं, क्योंकि हमारे घर का शुद्ध दूध होता है। जिसकी आत्मा है वो इंसान बहुत ईमानदार है और बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना काम करता है। पहले तो मुझे अपने पति की बातें सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को होश में लाने की कोशिश की थी। मेरे पति ने बताया यही वजह है कि हम अपने घर के बने हुए दूध की किसी भी चीज़ को खुद इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इस आत्मा के लिए कस्टमर ही सब कुछ है और यह अपनी दुकान का सारा सामान कस्टमर को ही बेचती है। हमारे घर में अगर सुबह को चाय बनती भी है तो चाय के लिए दूध मार्केट से आता है, वो भी मैं चोरी चुपके लेकर आता हूँ, क्योंकि इस आत्मा को नहीं पसंद उसके घर का कोई भी मेंबर बाहर से दूध लाए। अब सारी सच्चाई खुलकर मेरे सामने आ गई थी और मेरे होश उड़ चुके थे। मेरे ससुर पुलिस के पास थे और बेहोश थे। मैंने कहा लेकिन इसका तोड़ भी तो होगा, हम इस आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं। मेरे पति कहने लगे भला इस आत्मा को मुक्ति किस तरह से मिल सकती है। मैंने अपने पति को एक बहुत ही बड़े पंडित के बारे में बताया, क्योंकि ऐसा ही कुछ सालों पहले मेरे किसी दूर के रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी के साथ भी हो गया था और पंडित जी ने उस लड़की का इलाज करके उसको ठीक कर दिया था और इसी तरह से उस आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। मैंने अपने पापा को कॉल करके उनका नंबर ले लिया और अपने ससुर को भी छुड़वा लिया। हमने पुलिस से कह दिया था कि हम अपना केस वापस ले रहे हैं और मेरे पति ने अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि हमें पंडित जी के घर आने का इंतज़ार था और अब वो पंडित जी हमारे घर पर आ गए थे। उन्होंने हमारे घर पर हवन किया और उस आत्मा की शांति के लिए मेरी सास और पति ने प्रार्थना की। इसी तरह से वो आत्मा मेरे ससुर के शरीर को छोड़कर चली गई और उन्होंने मेरी सास पर हाथ उठाना भी बंद कर दिया।
दिया, लेकिन अभी भी वो अपना दूध वाला काम ही करते थे। कभी कभी तो मुझे अपने ससुर से डर लगता था। सोचती हूँ कि कहीं वो पहले वाले ही न बन जाए। पहले तो दिन में मेरे ससुर खुश रहते थे, रात में ही उनके अंदर वो आत्मा अपना काम करना शुरू कर देती थी, जब बंद कमरे में मेरे सास ससुर अकेले होते थे। फिर धीरे धीरे मेरा ससुराल बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि अब वो हैवान नहीं रहा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।